गाइस लेक्चर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा भाई। इसको तो आप करके ही जाएं, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करें, वीडियो को 10-15 बार देख लें, आपके रट जाएगा। रट तो एक बार में जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। देखिए कैपेसिटर तो आपको समझ में आ चुका है क्या होता है, तो मैं इसका कैपेसिटर का एक डिज़ाइन बना देता हूँ कि ये आपके पास एक कैपेसिटर है। आपको पता है ना इसमें दो कंडक्टिंग इंसुलेटिंग प्लेट्स होती हैं, वो आपने देख ली, समझ लेते से पिछले वाले लेक्चर में कि कैपेसिटर कहाँ से बना क्या हुआ। ठीक है, लेट अस सपोज कि इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए है, दोनों सेम एरिया की हैं। इस पर इसके ऊपर आपने जो चार्ज दे रखा है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। बाई इंडक्शन उतना ही इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा। ठीक है, ये आपके पास ए प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। यहाँ पर जो ये ए है ये एरिया को रिप्रेजेंट करता। ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों प्लेट जो है वो डी सेपरेशन पर हैं एक दूसरे से। ठीक है, इन दोनों का सेपरेशन कितना है, डी है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये कि जो इसके अंदर मीडियम है उसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है। परमिटिविटी क्या होती है आपको पता है ना, जो हम मटेरियल रखते हैं इंसुलेटर, उसकी अपनी एक परमिटिविटी होती है। मैंने परमिटिविटी एप्सिलॉन का इसके अंदर एक कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया। ये वाली बात ध्यान रख लेंगे। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आप 3 रीजन कलेक्ट करो, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताओ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताओ। तो आपको पता है कि अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कैपेसिटर। ये वाली लैंग्वेज भी मैंने देखो लिखी नहीं, आप जब अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लेट अस सपोज वी हैव 2 कंडक्टिंग प्लेट्स A and B on which we have given a positive charge on plate A. By induction plate B acquires a negative charge of same amount and the surface charge densities of both plates are plus sigma or minus sigma. ठीक है, ये वाली बात आपने लिखनी पड़ेगी। These 2 plates are separated by a small distance that is small d and these plates the separation field between these plates is of dielectric constant एप्सिलॉन। आपको ये सब चीज़ें लिख देनी है। मैं तो डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आ रहा हूँ, ये सब फालतू की चीज़ें आप लिखते रहना, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कैपेसिटर, आउटसाइड का मतलब ये हो गया कि आप इस तरफ देखना चाहो या उस तरफ कहीं पर भी देखना चाहो, तो मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ। अब जब यहाँ देखूंगा तो जरा मुझे एक बात बताओ, हालांकि मैंने ये वाली बात चैप्टर नंबर 1 के अंदर बताई थी, मैं यहाँ देखना चाहूँगा तो ये है पॉजिटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को निकलती है, बाहर की तरफ को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी पॉजिटिव प्लेट की वजह से बाहर की तरफ को EA होगी। अब आपको एक चीज और पता है कि निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसकी तरफ को। तो इस पॉइंट पर निगेटिव प्लेट का क्या इफेक्ट होगा, इस तरफ को होगा। तो ये हो गई EB। बाय द वे EA और EB हर एक पॉइंट पर सेम होगा। EA जो बराबर होगा वो EB के बराबर होगा। अब कोई जानना चाहेगा कि क्यों होगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जो E होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है किसी एक प्लेट का। क्या आपको मैंने बताया नहीं था, बिल्कुल बताया था। E जो है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता किसी एक प्लेट का। चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये सब चीज़ बता रखी है, जाके आप देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपने चेक किया, यहाँ पर आपने चेक किया, E नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। E नेट जब आप निकालना चाहोगे, वेक्टर दिखाओ पहली बात, जब E नेट निकालना चाहोगे तो आप ये कहोगे कि EA प्लस EB। बाय द वे ये दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसका मतलब एक जस्ट माइनस में पहुंचेगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ EA माइनस EB इसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, E नेट मैग्नीट्यूड की फॉर्म में।
अब EA माइनस EB एंटी पैरेलल, EA माइनस EB दोनों इक्वल है तो ये हो जाएगा 0। तो E नेट कितना निकल कर आ गया 0। यहाँ को आप लिख सकते हैं सिंस EA जो बराबर है वो EB के बराबर है मैग्नीट्यूड में, इसकी वजह से E नेट 0, मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ चुका है 0। सिमिलरली ये लिख देता हूँ, सिमिलरली आउटसाइड, आउटसाइड मतलब दूसरी साइड की बात कर रहा हूँ, राइट हैंड वाली साइड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ भी कितना होगा 0। लेफ्ट की बात कर ली आपने, राइट की बात कर ली। अब बात आ जाती है इन दोनों प्लेट के अंदर की, इन दोनों प्लेट के अंदर की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर की अगर आप बात करेंगे तो जरा यहां देखें, लेट अस सपोज कि वो पॉइंट यहां पर है, तो निगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को, दैट इज EB, और पॉजिटिव वाले से भी क्या होगी बाहर की तरफ को, पॉजिटिव वाले से भी बाहर की तरफ को, मतलब पॉजिटिव वाले से भी इधर को होगी। तो इसका मतलब ये हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटल इधर की तरफ को है, E नेट या फिर E। तो E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये है A की तरफ को, तो EA प्लस EB। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इनको स्केलर फॉर्मेट में लिखूंगा तो ये हो जाएगा EA प्लस EB। और आपको पता है कि EA EB के बराबर है, E नेट या फिर E जो है वो EA प्लस EB ये निकल कर आ चुका है। सिंस EA जो है वो किसके बराबर है? EB के बराबर है। तो आप कहीं को भी किसी को भी रख सकते हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब रखेंगे आप तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली बात आप अच्छे से समझ के चले, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के जो बीच में आया है वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल कर आया। किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन इसको 1 कह दो। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर देखनी थी, आपने देख ली, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 0। ये आपके MCQ के लिए पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब 1 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ सकता है कि कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो तुरंत 0 बोल दें। ये आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कैपेसिटर के बाहर कितनी होती है, तो कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल कर आती है। आपने प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के बाहर 0 निकल कर आती है। कैपेसिटर के अंदर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाली बात ध्यान रखें। इसके बाद E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर के अंदर की, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, किस चीज़ की बात करते हैं? बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि कैपेसिटी जब भी निकाली जाती है तो आपको चार्ज चाहिए, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और पोटेंशियल चाहिए। चाहिए क्या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो आपको चार्ज तो आपको पता है कितना है, बताओ कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना? Q है। चार्ज तो आपको पता है Q है, स्मॉल q मैंने बनाया हुआ है, ये Q चार्ज है, ये प्लस का Q है, ये माइनस का Q है, Q चार्ज है। तो चार्ज तो आपके पास Q है स्मॉल में, लेकिन V नहीं पता। अब V कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपने यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्मूला पढ़ लगा, E इज इक्वल टू V अपॉन डी होता है। होता नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो E इज इक्वल टू V अपॉन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है V अपॉन डी, V निकालना तो ये हो जाएगा E इंटू डी। डी क्या है? सेपरेशन। तो इसका मतलब जब आप पोटेंशियल निकालोगे कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी डिस्टेंस के साथ दोनों प्लेटों के बीच की। तो आप लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन ऑफ प्लेट्स। सेपरेशन ऑफ प्लेट्स आपको पता ना कितना? ये तो V है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E, और सेपरेशन ऑफ प्लेट्स कितना? D। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आप निकाल चुके हैं, D आपका ऐसे ही रहेगा, ये आपके पास V निकल कर आ गया।
आ गया अभी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक होती चली जा रही है हमसे, और हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे। मिस्टेक ये हो रही है कि हमने जो यहाँ पर लिया है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तब होता है जब एयर होती है, ये तब होता है जब एयर होती है। तो एक काम कर लेते हैं, एक काम ये कर लेते हैं, बात खत्म। यहाँ हमने अभी एयर भरी हुई है, क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है। हम लास्ट में बोल देंगे कि दोनों प्लेट्स के बीच में एयर ना हो करके कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या फिर एप्सिलॉन का हमारे पास कोई मीडियम है, ठीक है। अभी फिलहाल हम ये ई नोट ही रहने देते हैं। हम ये बोल देते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है उसके बीच में जो है एयर है, तब हमारे पास V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, खत्म। अगर मैं ये कहूँगा कि एप्सिलॉन नहीं है मीडियम में, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन है ना, जैसा कि मैंने पहले कह दिया था कि मीडियम के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एक्चुअल में, या फिर आपकी परमिटिविटी जो है वो है एप्सिलॉन। तो फिर आपको यहाँ पर सब में एप्सिलॉन लेना था, लेकिन ये सिली मिस्टेक्स हो गए, ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। लेकिन एप्सिलॉन नॉट जब आप नज़र पड़ी है तो ध्यान आया, अरे यार ये तो एयर की हो गई, तो फिर एक काम कर लेते हैं, तो मीडियम जो है वो हम एयर ही ले लेते हैं। तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो चुकी है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो हमारे पास मीडियम है वो क्या है? वो हमारे पास मीडियम ये है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कलर में वही ले लेता हूँ जो था, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। अब देखिएगा आपके पास V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये तो आ चुका है। अब आपके पास V आ गया, जब V आ गया तो आपको C निकालना है, तो C निकालने के लिए आपको Q अपॉन V करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अभी आपके पास में जो कैपेसिटर है ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये C है, और C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, Q अपॉन V। बाय द वे Q की वैल्यू रखेंगे और V की वैल्यू रखेंगे, तो C ऐसे चलता रहेगा। Q की वैल्यू कितनी है? स्मॉल q, और V कितना निकल कर आया था अभी आपके पास? जरा V ध्यान से देखें, सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने एक चीज और पढ़ रही है कहीं ना कहीं, साइड से लिख देता हूं, जो सिग्मा होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सिग्मा जिसकी वैल्यू होती है सरफेस पे जितना चार्ज है वो, और सरफेस का एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, तो इस वाली वैल्यू को भी आप रखेंगे, है ना। Q तो ऐसे रहेगा, या फिर आप एक करें Q की वैल्यू रख दें यहाँ से, ये हो जाएगा Q की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो Q की जगह रख दो सिग्मा इंटू ए। हालांकि आप चाहते तो सिग्मा की जगह भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। एप्सिलॉन नॉट सबसे ऊपर चले गए, नीचे रह गया सिग्मा इंटू डी, ठीक है भाई। जहाँ जहाँ सिग्मा था वो कट गया, जहाँ जहाँ सिग्मा था वो कट गया, आपके पास C बचा, C इज इक्वल टू बचा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, बस खत्म। सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यही आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, बिल्कुल भी ना भूलें, जितने ज़्यादा स्टार लगाए जा सकते हैं लगा लें। यहाँ से आप एक चीज़ नोट करेंगे, नोट जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो एरिया ऑफ प्लेट्स पर डिपेंड करती है। दूसरा, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो मीडियम पर भी डिपेंड करती है, मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करती है। अगर आप जितना ज़्यादा हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम लेंगे, कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ये आप यहाँ से पहचान लें। तो C प्रोपोर्शनल टू A, जितना ज़्यादा आप प्लेट लेंगे, जितना बड़ा आप कैपेसिटर लेंगे, फिर जितनी ज़्यादा प्लेट्स का एरिया होगा तो उतना ही ज़्यादा चार्ज होल्ड होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कैपेसिटर के अभी आपने देखा है ना, फॉर्मूले से पता लगा। तो C प्रोपोर्शनल टू A, जितना ज़्यादा एरिया कैपेसिटर की प्लेट का उतना ज़्यादा चार्ज होल्ड होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज होल्ड होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटी उसकी निकल कर आ जाएगी। दूसरा, जो दो प्लेट्स आप ले रहे हो उनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए।
ऐसा होने से ये होगा कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो प्लेट का जो है ना सेपरेशन है उसका गैप आप कम रखोगे तो कैपेसिटी को आप ज़्यादा पालोगे। इसका मतलब ये होगा जो कैपेसिटेंस है वो सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड वन आ गया कि सी जो है वो परमिटिविटी पर डिपेंड करती है। आप यूं कहें मोटे मोटे तौर पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, जितना ज़्यादा हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लेंगे उतनी ज़्यादा कैपेसिटी आप पा लेंगे। ये वाली बात ध्यान रखें। आपने एक चीज़ पढ़ रखी थी रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर मैं ये कह रहा हूँ C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी, ये नोट में लिख रहा हूँ मैं अलग से, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी, ये वाली बात कह रहा हूँ मैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है आपने एप्सिलॉन परमिटिविटी का मीडियम ले रखा दोनों प्लेटों के बीच में, तब उस सूरत हाल में जहाँ पर आपने एप्सिलॉन नोट लगाया तो वहाँ एप्सिलॉन हो जाता। मतलब जैसे हम पहले से ही एज्यूम करके चल रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग तो ये निकल कर आता। लेकिन आप एप्सिलॉन की जगह के इंटू एप्सिलॉन नोट लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। यहाँ से देखो एप्सिलॉन की जगह के इंटू एप्सिलॉन नोट निकल कर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नोट अपॉन के, सॉरी ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी और के आपका ये गया। अब ये बताओ ये कैपेसिटी किसकी है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। जब उसकी दोनों प्लेटों के बीच में एयर हो तब आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C नोट और ये हो जाएगा की। जहाँ पर C नोट जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी तो है, लेकिन तब है जब दोनों प्लेटों के बीच में एयर हो। तो आप यहाँ से ये पता लगा नहीं सकते कि इसका मतलब अगर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मीडियम भर दिया तो कैपेसिटी जो हो जाएगी वो K टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। इससे ये पता लग रहा है K टाइम्स ज़्यादा हो गई है ना, एयर वाली कैपेसिटी से K टाइम्स कैपेसिटी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा हाई आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे कैपेसिटी को उतने ही गुना आप बढ़ा सकते हैं कैपेसिटर के लिए। तो ये वाली बात आप कहीं ना कहीं समझ के चलें। इस वाली बात को भी, ये वाली बात आपने समझ ली, इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉलिंग में क्या था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। हमने कहा ठीक है दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल में रख दो। इस वाले प्लेट पर आपने सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस क्यू, उतना ही इंडक्शन के थ्रू माइनस का क्यू आ गया। मैंने कहा ठीक है प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है वो स्मॉल डी है, ये प्लेट ए है ये प्लेट बी है। तो मैंने कहा ठीक है यार तीन कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि आप जो है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, दूसरा ये है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। जब आप बाहर निकालने के लिए गए तो आपने देखा ठीक है ये है, तब इस हिसाब से आपने जब इसका स्केलर फॉर्मेट देखा तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने की वजह से देखो इधर भी ऐसे ही केस बनेगा। अगर आप प्लस वाले की वजह से देखोगे तो ये हो जाएगा ई ए, और माइनस वाले की वजह से देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस वाले की वजह से देखोगे तो ये थोड़ा उल्टा हो गया, मैंने इसको देख लिया। माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को, प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को, एक दूसरे के एंटी पैरेलल 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो बाहर की तरफ को जब आप देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो आपको 0 मिली, लेकिन जब आप अंदर देखे तो अंदर आपको कितना मिला? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। फिर आपने कहा ठीक है आपको कैपेसिटी चाहिए ना, तो कैपेसिटी के लिए यार चार्ज भी चाहिए और पोटेंशियल भी चाहिए, तो पोटेंशियल निकालना मस्त है। पोटेंशियल ऐसे निकलेगा तो आपने देखा V इज इक्वल टू ई डी से हम पोटेंशियल निकालेंगे। V इज इक्वल टू ई डी, ई आपके पास पहले निकल कर आ चुका, डी आपका ऐसे रहती है। हमने कहा ठीक है कैपेसिटी की बात करो, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। जैसे आपने Q अपॉन V की बात की तो Q की जगह आपने स्मॉल क्यू रख दिया, V की जगह आपने वो निकाला जो पीछे निकाला हुआ था रख दिया। आपने कहा जो सिग्मा होता है वो Q अपॉन ए होता है, इसका मतलब Q की वैल्यू जो हो गई इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू ए हो चुका। आपने रखा, जैसे रखा ये निकल कर आ चुका। अगर मैं ये कह दूं कि यार मेरे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है ना दूसरी परमिटिविटी का मीडियम है तो ये ए एप्सिलॉन अपॉन डी हो जाता। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ नोट में दिखा दिया, ठीक है। सब कुछ आपका कवर हो चुका है गाइस इससे। इसमें मैंने नोट में ये भी दिखा दिया कि जो कैपेसिटी है इसको थ्योरेटिकली आप लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर या फिर आप कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द प्लेट्स या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स। दूसरा आप ये दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे इस तरह से, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, मतलब समझ में अच्छे से आता है। तीसरा पॉइंट इस तरह से लिखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। लिख दिया आपने ये।
ये पॉइंट्स इस तरह से बना के लिख देंगे तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आई होप आपकी समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ जाकर के आप फॉलो कर करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल बेझिझक होगा, आपने डाउट्स पूछिएगा, मैं तुरंत सबके रिप्लाई देता हूँ। आप देखें एक बार जाकर के सबके रिप्लाई मिलते हैं, जो जैसा मतलब क्वेश्चन करेगा बिल्कुल उसको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट और प्यार चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।